आज तो काफी कम ज्वाइन किए हैं ना। सर। रिमूव हो गए क्या? यस सर। रिमूव हुए थे कुछ क्या अभी जो ज्वाइन किए थे? तो यस सर। आज अपने नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है और समझने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नंबर भी काफ़ी मिल जाते हैं इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, graphical representation of variation of photoelectric current, laws of photoelectric effect, Einstein photoelectric equation, वेरिएशन ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब टॉपिक हैं। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया इस बार, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे डेविसन एंड जर्मर वाला, बाद बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोटोन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। जो फोटोन होता है, जैसे हमारी लाइट होती है, लाइट में डुअल नेचर होता है। ठीक है, एक तो वेव नेचर शो करती है लाइट और एक पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, तो जो वेव नेचर होता है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए थे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब वेव नेचर के ही अपने एग्जाम्पल डिस्कस करते थे। वेव ऑप्टिक्स नाम ही उसका वेव ऑप्टिक्स था, तो हम लाइट का वेव नेचर उसमें डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर आपके आता है। लाइट का पार्टिकल, लाइट को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होता है? फोटोन एक पार्टिकल होता है। ठीक है, ए पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। जैसे सन की लाइट होती है, सन की लाइट को अगर हम वेव के फॉर्म में ना एज्यूम करें, बल्कि एक बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एज्यूम करें, कि जैसे बंडल ऑफ एनर्जी आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, एक बंडल आया, फिर दूसरा बंडल आया, थोड़ी देर बाद फिर तीसरा बंडल आया, इस टाइप से हम फोटोन को मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल के फॉर्म में आता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में कॉन्टिन्यूस नहीं आता है, बंडल के फॉर्म में आता है। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है ई इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। और न्यू होता है अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है तो अपने इसको एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, न्यू को सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन और फोटोन। एच है जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी भी होगी। ठीक है, सी है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ईएम वेव एंड लेमडा इज वेवलेंथ, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में यही है, फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, सी इन वैक्यूम। जो सी है स्पीड ऑफ लाइट, उसी से फोटोन ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर -8 लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, बाई मिस्टेक -8 लिखा है। इट हैज़ जीरो रेस्ट मास, यानी कि इसका रेस्ट मास जीरो होता है। द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, यानी कि जैसे फोटोन है, अगर वो रेस्ट में होगा तो उसका मास जीरो होगा, जब फोटोन मूव करेगा तभी उसका मास आएगा। ठीक है, अगर रेस्ट में अगर हम एज्यूम करते हैं कि फोटोन यहाँ पर रुका हुआ है, जैसे आसपास अगर हम एज्यूम कर लें कि फोटोन मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में फोटोन का मास जीरो होता है। इसका मतलब क्या है? द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, अब जब फोटोन मूव करेगा तो उस केस में मास होगा और उसे हम बोलेंगे काइनेटिक मास। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन होता है m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फार्मूला होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इधर उधर, तो m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और E होता है अपना एच न्यू, और न्यू होता है सी अपॉन लेमडा। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एच अपॉन सी लेमडा निकल के आ जाएगा। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, अब वैसे ही हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अब मोमेंटम कैसे निकालोगे? जैसे जो m निकल के आया ऊपर, m इंटू सी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी कर देते तो मोमेंटम आ जाता ना, तो m इंटू अगर c कर देंगे तो मोमेंटम निकल के आ जाएगा, m इंटू सी यानी कि p। ठीक है, ऊपर भी c का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे c कैंसिल हो जाएगा, इधर भी c कैंसिल हो जाएगा।
यानी h अपॉन लेमडा ई अपॉन सी मोमेंटम निकल के आ जाएगा फोटोन का, ठीक है। फोटॉन्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, फोटोन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, सो द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन है वो सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जब हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे फार्मूला ही यहाँ पर लिखा है E=H/nu, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ वेरी कर सकती है, ठीक है। तो यानी फ्रीक्वेंसी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो फ्रीक्वेंसी जब सेम है तो उस केस में एनर्जी ऑफ फोटोन भी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी वेरी नहीं करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने में, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि जो फोटोन की वेवलेंथ है वो डिफरेंट मीडियम में जाने पर चेंज हो रही है, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, तो आपकी फोटोन की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, ठीक है। एनर्जी सेम रह रही है, वेलोसिटी डिफरेंट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अपनी जो वेवलेंथ है वो वेरी कर सकती है जबकि फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती, ठीक है। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि उन पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि कोई चार्ज उसमें नहीं होता, ठीक है। फोटॉन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन, कुछ गिवन कंडीशन में, कुछ सर्टेन कंडीशन में फोटोन डिफ्रैक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उनमें कोई चार्ज है ही नहीं तो वो डेविएट करेंगे ही नहीं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। अब बात आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ लाइट एनर्जी, जैसे आपका एक ये फिनोमिना ऐसा है कि जिसमें हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन तो खूब होते ही हैं, ये तो आपको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा फिनोमिना है जब हम लाइट रे डालते हैं उस पर, लाइट रे या लाइट एनर्जी, जैसे एक्स रे भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डाल सकते हैं, गामा रेज डाल सकते हैं, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड भी डाल सकते हैं। यानी कि ये हम लाइट रेज जब उस पर डालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जब हम मेटल सरफेस पर डालते हैं तो एक फिनोमिना होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होके बाहर चले जाते हैं, ठीक है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की ही जब लाइट रे होंगी तभी जाएंगे, उससे कम फ्रीक्वेंसी की होंगी लाइट रे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस सुइटेबल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, आगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएंगे उसको। तो जैसे दोबारा डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन वैसे समझ में आ गई होगी आई थिंक आप सबको। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट एनर्जी, एक्स रे, गामा रेज, यूवी रेज, विजुअल लाइट एंड इंफ्रारेड रेज, यानी कि इन सभी रेज की मदद से जब हम मेटल सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करते हैं, ये ईएम वेव ही है, ईएम वेव को अगर मेटल सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं, ठीक है। इजेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें एक एनर्जी मिलती है, सफिशिएंट एनर्जी मिलती है कि वो इजेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो इजेक्ट होके बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं तो उस केस में उन इलेक्ट्रॉन का नाम हम फोटो इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, ठीक है। इतने लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हो? फोटो इलेक्ट्रिक नेटवर्क नहीं आ रहा था। किसका, मेरा या आपका? सर मेरे इधर नहीं आ रहा था। अच्छा। यस सर। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो अपने इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इस इफेक्ट से उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द करंट
कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है एक्चुअली, एक करंट, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली कहीं से फ्लो करते हैं तो वहाँ पर हम बोल देते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नोट, नॉन मेटल आल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नॉन मेटल भी हैं, उन पर भी अगर हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लिक्विड एंड गैस आल्सो शोज दिस इफेक्ट बट टू लिमिटेड एक्सटेंट। लिक्विड और गैस पर भी ये इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली ये इफेक्ट है क्या, एटम से ही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, एटम चाहे वो मेटल का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो। लेकिन एक्चुअली जो आपका मेटल होता है उस केस में ज़्यादा फ्री एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में एटम को निकालना इजी होता है, ठीक है। लिक्विड एंड गैस या नॉन मेटल में थोड़े एटम उतना फ्री नहीं होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, ठीक है। अब मेटल की बात करें, जैसे मेटल है, मेटल पर यूवी रेज स्ट्राइक की, दोबारा देखो, जैसे ये मेटल है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर यूवी रेज स्ट्राइक कर रही हैं। यूवी रेज जैसे ही स्ट्राइक की, इलेक्ट्रॉन जो सफिशिएंट एनर्जी गेन की है, सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद वो एटम के बाउंडेशन को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन, उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल अदर देन एल्कली मेटल है, ठीक है, अदर देन एल्कली मेटल है, तो उसमें क्या है, विजिबल लाइट से नो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, ठीक है। विजिबल लाइट की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होती है यूवी रेज के कंपैरिजन में, यूवी रेज के कंपैरिजन थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अपनी सफिशिएंट एनर्जी फोटोन के पास नहीं हो पाती कि वो अपने अदर मेटल जैसे एल्कली मेटल को छोड़ के दूसरे मेटल को रिमूव कर पाए। एल्कली मेटल क्या होते हैं, कोई बता सकता है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे? सर, एल्केली मेटल्स वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको एल्केली मेटल्स। अच्छा, ऐसे जनरल पीरियडिक टेबल में एल्कली मेटल की लोकेशन कहाँ पर होती है, किसी को आइडिया है कुछ? सर, ग्रुप 1। ग्रुप 1 में। इनमें खास बात क्या होती है, एक्चुअली इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट सेल में यही यस सर। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन हाँ होता सर, है। एक ही होता है। तो एल्कली मेटल क्या होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक्चुअली रिमूव होने में आसानी रहती है, ठीक है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो रिमूव होने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे Cl है, Cl में शायद 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो वहाँ से रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि एल्कली मेटल से रिमूव करना आसान होता है, ठीक है। तो जब विजिबल लाइट पड़ती है, विजिबल लाइट में कम एनर्जी है, कम फ्रीक्वेंसी होने के कारण इन कंपेरिजन टू यूवी रेज, तो होगा क्या, विजिबल लाइट में कम एनर्जी है, तो कम एनर्जी के कारण नॉन एल्कली मेटल से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि एल्कली मेटल अगर होगा तो विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एल्कली मेटल को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उनका विजिबल लाइट में ही काम बन जाता है और विजिबल लाइट में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जैसे ये ट्यूब है, अब ट्यूब में एक कैथोड है, एक एनोड है, सी से जो रिप्रेजेंट किया है वो कैथोड है, ए से एनोड है, ठीक है। अब इनका कनेक्शन है, ये की लगी है और ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पर पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है वी से, सीरीज में एम मीटर ये लगाया गया है जिसको माइक्रो एम्पियर की रीडिंग दे रहा है, और ये एक बैटरी लगी है, ठीक है। ये बैटरी लगी है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो ये निगेटिवली कनेक्ट है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पर निगेटिव चार्ज होगा और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जब निगेटिव चार्ज है, जैसे की हम क्लोज किए, की को क्लोज करने के बाद क्या होगा, जैसे यूवी रेज आएंगी तो उन यूवी रेज स्ट्राइक करेंगी कैथोड पर, तो अब कैथोड पर तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से जब वो टकराएंगी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा।
इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, यूवी रेज के टकराने से कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पर तो है निगेटिव चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल बात यही है, यूवी रेज टकरा रही है अपनी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिमूव होने के बाद एनोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि एनोड पर है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हो रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हो रहा है, यूवी रेज टकरा रही हैं और एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी है कैथोड के पास, ठीक है। तो सी यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेटेलिक कैथोड है, ए मेटेलिक एनोड है, और डब्ल्यू है क्वार्ट्ज विंडो है, ये क्वार्ट्ज की लगी हुई है विंडो। क्वार्ट्ज विंडो जो होती हैं वो यूवी रेज को इंटर करने देती हैं, ठीक है। ये है फोटो इलेक्ट्रॉन जो बनाए गए हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन है। ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट बट नॉट यूवी लाइट। जो अपनी ग्लास होती है वो इंफ्रारेड और विजुअल लाइट को तो ट्रांसमिट कर देती है, लेकिन यूवी लाइट को ब्लॉक कर देती है। उसके लिए हम क्वार्ट्ज ट्रांसमिट्स यूवी लाइट, उसके लिए हम क्वार्ट्ज की विंडो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू जो यूज की है, क्वार्ट्ज की विंडो यूज की है ताकि यूवी लाइट इजिली इंटर कर सके, ठीक है। When light of suitable frequency falls on metallic cathode, जब मेटेलिक कैथोड पर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इसमें ज़रूरत पड़ती है, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो या फिर उसके बराबर होता हो, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। व्हेन अ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटेलिक कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, तो फोटो इलेक्ट्रॉन अपने इमिट करते हैं। दीज फोटो इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड, और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एक्सटर्नल सर्किट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, एक प्रकार से इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो करंट का फ्लो होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा तो अपना एमीटर में रीडिंग आने लगेगी, ठीक है। एक्चुअली करंट का फ्लो है क्या, चार्ज का ही तो फ्लो है, चाहे वो मेटल में करे चाहे एयर में करें। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं तो चार्ज का फ्लो अपना मेंटेन हो रहा है, और वो जब एमीटर के थ्रू वही करंट पास करेगा तो वो रीडिंग शो होने लगेगी, ठीक है। एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। अब हर्ट्ज का कुछ ऑब्जर्वेशन थे वो देख लेते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज, हर्ट्ज ने एक स्पार्क डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट किया था। जब अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कहीं पर तो वहाँ से डिस्चार्ज होने लगते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से स्पार्क डिस्चार्ज का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर इनहेंस्ड व्हेन द इमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द आर्क लैम्प। इमिटर प्लेट क्या है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कैथोड से इमिट करा रहे थे, वैसे ही हर्ट्ज ने इसको इमिटर प्लेट का नाम दे दिया है। इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इन्हेंस्ड कर रहे हैं, और इनको इन्हेंस मतलब इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके इनको जो इमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनका इमिशन को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट में हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी जब स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी from incident light, electrons escape from the surface of metal into the surrounding space, ठीक है। तो हर्ट्ज का ये ऑब्जर्वेशन है कि जब सफिशिएंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाते हैं अपनी सरफेस से और वो सराउंडिंग में चले जाते हैं, ठीक है, आसपास चले जाते हैं। अब लेनार्ड के भी कुछ ऑब्जर्वेशन थे, लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। When ultraviolet radiation were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass, जैसे कि अभी हम पिछले स्लाइड में इवेक्यूएटेड ग्लास लिए थे, इनक्लोज 2 इलेक्ट्रोड, वहाँ 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, उन्होंने भी 2 इलेक्ट्रोड लिए, मेटल प्लेट कैथोड एनोड जैसे लिए थे। करंट फ्लोज इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया था।
लेनार्ड का भी ऑब्जर्वेशन यही था कि इमिटर प्लेट पर जब अपने अल्ट्रा वायलेट रेड लाइट को जब स्ट्राइक करते हैं, एक मिनट, हाँ, अल्ट्रा वायलेट लाइट को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होने लगते हैं और करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने फोटो इलेक्ट्रॉन उस केस में निकलते हैं तो वो करंट फ्लो करने में मदद करते हैं, ठीक है। व्हेन यूवी रेडिएशन स्टॉप्ड करंट आल्सो स्टॉप्ड, यानी कि जब यूवी रेडिएशन का फ्लो स्टॉप, यूवी रेडिएशन स्ट्राइक करना बंद कर देती, यूवी रेडिएशन नहीं स्ट्राइक करती है तो उस केस में करंट भी स्टॉप हो जाता है। यही कुछ ऑब्जर्वेशन थे हर्ट्ज और लेनार्ड के। अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे, आज तो नहीं, काफ़ी लंबा टॉपिक है अगला, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करो बाकायदे, उन्हें पढ़ को समझ के ऐसे ही छापना नहीं है कोई चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम में छापने का मौका नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में जो चीज़ किए होगे दिमाग में रहेगी वही कर पाओगे। और एग्ज़ाम ऐसी चीज़ होती है कि उसका प्रेशर भी अलग टाइप का होता है। अगर हमारी तैयारी ना हो अच्छे से तो आती हुई चीज़ें भी भूल जाते हैं अक्सर लोग। तो इसलिए प्रैक्टिस में चीज़ें रखो, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको। डेरिवेशन जो कठिन लगे उनको बार बार रिवाइज करो, बार बार उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, बिना देखे करो। मैक्सिमम डेरिवेशन का पोर्शन रहता है एग्ज़ाम में, थ्योरी भी रहती है, न्यूमेरिकल भी 15-20 नंबर तक के न्यूमेरिकल भी रहते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं, ठीक है। नहीं तो न्यूमेरिकल अगर रिवीजन में टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल का पोर्शन रिवीजन में भी ट्राई करेंगे कवर करने की। फिलहाल तो आपको अभी करना है न्यूमेरिकल, अपनी तरफ से करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो, डेरिवेशन भी करो, थ्योरी भी करो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? लाइव क्लास में तो काफ़ी कम स्ट्रेंथ रहती है, कैसे पढ़ाई करते हैं? बाद बाकी के फेल वेल तो नहीं होंगे सब? कॉन्फिडेंस तो होगा कि सब अच्छे नंबर लाओगे, हैं? कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? यस सर। है, वेरी गुड। ये रितिका, कॉन्फिडेंस है एग्जाम का, अच्छा नंबर आएंगे? टारगेट अपनी अपनी तरफ से एक फिक्स करोगी, मुझे ये टारगेट अचीव करना है नंबर का, कितना भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिक्स कर लो अपने दिमाग में, कहीं पर लिख के रख लो दीवार में कि हमें इतने नंबर लाने हैं तो लाने हैं। आजकल तो सीबीएसई में लोग 90, 95, 99 तक नंबर लाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आजकल तो खूब नंबर मिलते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अपना अच्छा सा टारगेट फिक्स करो, उसमें कोशिश करो, मैक्सिमम कोशिश करो अचीव करने की, तो अचीव भी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं फिर। और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत करोगे तो ज़रूर अचीव होगा। टारगेट सारे लोग अपना सेट करना, फिर मैं किसी भी दिन पूछूंगा किसी का टारगेट, और उसी अकॉर्डिंग उसकी मेहनत भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। समझ में आई बात? करोगे सेट टारगेट? विनय, सेट करोगे टारगेट? यस सर। चलो सैली, टारगेट सेट करना है, सबको सेट करना है। मैं अभी एक एक का नाम लेके नहीं बोलूँगा, सबको टारगेट सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, ठीक है।